अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसी कौन सी जरूरी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपके साथ एग्री करते हैं? ये पीटर थिल का फेमस सवाल है अपनी किताब 0 to 1 से। एग्जैक्टली। और आज हम इसी किताब की दुनिया में गहरी छलांग लगाने वाले हैं। इसका कोर आइडिया ही इतना फैसिनेटिंग है कि असली तरक्की कॉपी करने में नहीं है। हाँ, बल्कि कुछ बिल्कुल नया बनाने में है। कुछ नया बनाने में। ये 1 से 100 तक जाने की कहानी नहीं है, ये है 0 से 1 तक जाने की कहानी। मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत का मकसद इसी फिलॉसफी को समझना है कि कैसे कंपटीशन की दौड़ से हटकर कुछ ऐसा बनाया जाए जो शायद दुनिया को बदल दे। चलिए तो फिर यही से शुरू करते हैं। किताब में प्रोग्रेस यानी तरक्की के 2 तरीकों की बात की गई है। हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। राइट। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस जो मुझे लगता है हम ज्यादातर अपने आसपास देखते हैं। बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का मतलब है जो चीजें काम कर रही हैं उन्हीं को फैलाना, उनकी नकल करना। इसे ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। हाँ, यही ग्लोबलाइजेशन ही है। जैसे एक देश में कोई टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हुई तो उसे दुनिया के बाकी देशों में ले जाना। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही। ये 1 से n तक जाना है, एक चीज है और आपने वैसी 100 और बना दी। और दूसरा है वर्टिकल प्रोग्रेस, जो कि है 0 to 1। जैसे टाइपराइटर की जगह वर्ड प्रोसेसर बना देना। एग्जैक्टली। और इसी को किताब टेक्नोलॉजी कहती है, कुछ नया करना। तील का तर्क बहुत साफ है कि अगर हम सिर्फ नकल करते रहेंगे तो रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होगी। बात तो सही है। सोचिए, अगर हर देश अमेरिका की तरह कंज्यूम करने लगे तो क्या होगा? बिना नई टेक्नोलॉजी के ये मॉडल सस्टेनेबल ही नहीं है। और ये 0 to 1 वाली इनोवेशन होती कहाँ है? किताब का जवाब है स्टार्टअप्स में। हाँ, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि बड़ी बड़ी R&D लैब्स वाली कंपनीज भी तो हैं। पर बड़ी कंपनीज में ब्यूरोक्रेसी होती है, रिस्क लेने से डर होता है। वो इंक्रीमेंटल चेंजेस पर फोकस करती हैं। मतलब 1 से 1.1 तक जाने पर। बिल्कुल। एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है उसकी छोटी टीम और एक मिशन पर फोकस करने की क्षमता। इसलिए किताब कहती है कि एक स्टार्टअप ही वो जरिया है जिससे आप दुनिया में कुछ रैडिकल, कुछ नया बना सकते हैं। और यहीं पर किताब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आइडिया सामने रखती है। मोनोपोली वाला? हाँ, कि एक स्टार्टअप का एंड गोल कंपटीशन जीतना नहीं बल्कि कंपटीशन को खत्म करना है, यानी एक मोनोपोली बनना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। मोनोपोली शब्द सुनते ही एक नेगेटिव फीलिंग आती है। हमने तो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा है कि कंपटीशन अच्छा है। हाँ, पर थियल इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स के 2 एक्सट्रीम मॉडल्स हैं। एक है परफेक्ट कंपटीशन, जहां बहुत सारी कंपनियां एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही हैं, और इतना ज्यादा कंपटीशन है कि किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज का अच्छा उदाहरण है, सब बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। राइट। और दूसरा मॉडल मोनोपोली, जहां एक कंपनी इतनी यूनिक है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे गूगल सर्च में। हाँ, हम तो गूगल ही करते हैं, किसी और सर्च इंजन के बारे में सोचते भी नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर क्रिएटिव मोनोपोली का आइडिया आता है। ये वो कंपनियां हैं जो कुछ इतना नया और बेहतर बनाती हैं कि वो अपनी कैटेगरी में अकेली होती हैं। और क्योंकि उन्हें रोज लड़ना नहीं पड़ता, उनके पास लॉन्ग टर्म सोचने की आजादी होती है। वो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रख सकते हैं, R&D में इन्वेस्ट कर सकते हैं और समाज के लिए सच में कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है लाइज पीपल टेल के बारे में। हाँ, ये बहुत मजेदार इंसाइट है कि कंपनियां इस बारे में झूठ भी बोलती हैं। बिल्कुल। जो कंपनियां असल में मोनोपोली होती हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनका कितना ज्यादा कंपटीशन है, ताकि उन पर रेगुलेशंस ना लगें। एग्जैक्टली। गूगल कभी नहीं कहेगा कि हम सर्च मार्केट में मोनोपोली हैं। वो कहेगा हम तो एक छोटी सी टेक कंपनी है जिसका मुकाबला एप्पल और अमेज़न से है। अच्छा। और जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में है वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। हाँ, जो कंपनियां परफेक्ट कंपटीशन में फंसी होती हैं, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा चढ़ाकर दिखाती हैं कि वो कितनी यूनिक है। जैसे कोई नया रेस्टोरेंट कहेगा कि हम शहर के इकलौते ब्रिटिश नेपाली फ्यूजन फूड वाले हैं, जबकि असल में वो हर दूसरे रेस्टोरेंट से कम्पीट कर रहे हैं। तो अगर मोनोपोली बनना इतना जरूरी है तो सवाल ये है कि ये बनती कैसे हैं? सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। किताब में एक क्रिएटिव मोनोपोली बनाने के 4 जरूरी पिलर्स बताए गए हैं। ओके। पहला है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी किसी और से थोड़ी सी बेहतर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। हाँ, एक स्मॉल इम्प्रूवमेंट लोगों को अपना बिहेवियर बदलने पर मजबूर नहीं करता।
दूसरा पिलर है नेटवर्क इफेक्ट्स, ये तो मैं समझ सकता हूँ। जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप। राइट, जितने ज्यादा लोग यूज करें प्रोडक्ट उतना ही बेहतर होता जाए। सही। तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है उसकी लागत कम होनी चाहिए। हाँ, सॉफ्टवेयर बिजनेस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो उसे लाखों लोगों को बेचने की मार्जिनल कॉस्ट लगभग 0 होती है। और चौथा, ये तो शायद प्रोडक्ट से जुड़ा नहीं है। चौथा है ब्रांडिंग। एक मजबूत ब्रांड बनाना अपने आप में एक मोनोपोली है। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरी आइडेंटिटी, एक एक्सपीरियंस बनाया है जिसे कॉपी करना नामुमकिन है। ये चारों चीजें एक साथ हासिल करना तो बहुत मुश्किल लगता है। शुरुआत कहाँ से की जाए? और यहीं पर एक और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी आती है, स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। मतलब एक छोटी मार्केट से शुरू करो। एक बहुत छोटी नीश मार्केट से शुरू करें और उस पर पूरी तरह से छा जाएं, उसे अपना गढ़ बना लें। जैसे पेपैल ने सिर्फ ईबे के पावर सेल्स में फोकस किया था। बिल्कुल। जब उस छोटी मार्केट में उनका दबदबा बन गया तब उन्होंने धीरे धीरे एक्सपैंड किया। Amazon ने भी तो पहले सिर्फ किताबों से शुरुआत की थी। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली सोच के बिल्कुल उलट है। हाँ, किताब इस मिथ को भी तोड़ती है। थील कहते हैं कि फर्स्ट मूवर बनना जरूरी नहीं है, जरूरी है लास्ट मूवर बनना। हाँ, यानी उस मार्केट में आखिरी बड़ी डेवलपमेंट करना और फिर सालों तक मोनोपोली प्रॉफिट्स का आनंद लेना। असली सवाल यह है, क्या ये बिजनेस 10 साल बाद भी रहेगा? ड्यूरेबिलिटी सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं आइडियाज की। ये 0 to 1 वाले आइडियाज आते कहां से हैं? किताब में सीक्रेट्स का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी बड़ी खोजें हो चुकी हैं और हम बस डिटेल्स फिल कर रहे हैं। और किताब इसी सोच को चैलेंज करती है। वो कहती है कि अभी भी दुनिया में बहुत से सीक्रेट्स हैं, ऐसी सच्चाइयां जिन्हें बहुत कम लोग देख पाते हैं। जैसे एयरबीएनबी का सीक्रेट। बिल्कुल, कि लोग अजनबियों के घरों में रुकने के लिए तैयार होंगे। उस समय ये एक पागलपन भरा आइडिया लगता था। सीक्रेट्स 2 तरह के हो सकते हैं, नेचर के सीक्रेट्स और लोगों के बारे में सीक्रेट्स। तो आज लोग इन सीक्रेट्स को खोज क्यों नहीं रहे हैं? क्या डर की वजह से? किताब इसके कई कारण बताती है। शायद डर है, या फिर हम ये मान चुके हैं कि सब कुछ खोजा जा चुका है, या हो सकता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एग्जिस्टिंग नॉलेज को याद करना सिखाता है, नए सवाल पूछना नहीं। पैसों की दुनिया का भी एक ऐसा ही सीक्रेट है जिसे किताब पावर लॉ कहती है। हाँ, वेंचर कैपिटलिस्ट की दुनिया से। वो सैकड़ों स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये जानते हुए कि उनमें से ज्यादातर फेल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि उनके पोर्टफोलियो का एक अकेला इन्वेस्टमेंट जैसे फेसबुक या गूगल बाकी सबके टोटल रिटर्न से भी ज्यादा कमा कर देगा। तो इसका लेसन हमारे लिए क्या है? कि हमें अपना टाइम और एनर्जी मीडियोकर चीजों में डाइवर्सिफाई करने की बजाय उन कुछ मौकों पर लगानी चाहिए जिनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पोटेंशियल हो। और ये बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर नहीं, करियर पर भी लागू होती है। बिल्कुल, वो एक चीज ढूंढनी होगी जिसमें हम एक्सेप्शनली गुड हो सकते हैं। और ये सब माइंडसेट पर आकर टिक जाता है। किताब में डेफिनेट और इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म की बात की गई है। ये एक बहुत पावरफुल डिस्टिंक्शन है। ऐसा लगता है जैसे हम सब आज एक इनडेफिनेट दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल, इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म का मतलब है ये उम्मीद करना कि भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा बिना किसी कॉन्क्रीट प्लान के। और डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, उसका मतलब है ये मानना कि भविष्य बेहतर होगा क्योंकि आप उसे बनाने के लिए एक प्लान पर काम कर रहे हैं। 1950s और 60s का अमेरिका, जब अपोलो मिशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट बन रहे थे, वो डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का दौर था। एक फाउंडर को तो डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट होना ही पड़ेगा। हाँ, उसे ये विश्वास करना होता है कि वो भविष्य बना सकता है, ना कि वो बस लॉटरी का टिकट है। ठीक है, तो आपके पास एक 0 to 1 वाला आइडिया है, एक डेफिनेट प्लान है, लेकिन कंपनी तो लोगों से बनती है। इस इंसानी पहलू के बारे में किताब क्या कहती है? यहाँ पर थील्स लॉ आता है जो कहता है जिस स्टार्टअप की नींव ही खराब हो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और नींव का सबसे पहला पत्थर को-फाउंडर। ये फैसला शादी करने जैसा है। को-फाउंडर्स के बीच का रिश्ता बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और टीम के बारे में हम सुनते हैं कि गूगल जैसी कंपनियों का कल्चर बहुत अच्छा होता है, फ्री फूड, गेम रूम्स। नहीं, किताब के मुताबिक ये सब पर्क्स हैं, कल्चर नहीं। अच्छा, कल्चर का मतलब है एक मिशन पर निकली हुई टीम, जैसे पेपैल की शुरुआती टीम थी जिसे आज पेपैल माफिया कहते हैं। इलॉन मस्क, रीड हॉफमैन, राइट। उन लोगों में एक मजबूत बॉन्ड था।
क्योंकि वे सब एक मुश्किल मिशन पर एक साथ काम कर रहे थे। एक अच्छा कल्चर तब बनता है जब हर कोई कंपनी के मिशन से गहराई से जुड़ा हो। इसमें एक और दिलचस्प आइडिया है कि हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक काम की जिम्मेदारी दो। हाँ, पर इसके पीछे लॉजिक ये है कि इससे इंटरनल कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। जब रोल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं तो लोग एक दूसरे से लड़ने की बजाय मिलकर काम करते हैं। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे टेक वर्ल्ड में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, सेल्स। हाँ, मैं भी हमेशा सोचता था कि एक ग्रेट प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाता है। और ये सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। थील कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट बनाना। अच्छा। दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है अगर उसकी सेल्स स्ट्रैटेजी अच्छी ना हो। असल में कंपनी में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। और आखिर में बात करते हैं फाउंडर की। किताब में द फाउंडर्स पैराडॉक्स का जिक्र है। ऐसा लगता है कि जो लोग दुनिया बदलते हैं वे थोड़े अजीब होते हैं। हाँ, ये एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन है। फाउंडर्स अक्सर एक्सट्रीम पर्सनैलिटी वाले होते हैं, हावर्ड ह्यूज से लेकर स्टीव जॉब्स तक। इन सब में एक तरह का ऑब्सेशन था, एक पागलपन था। वे एक ही समय में इनसाइडर भी होते हैं और आउटसाइडर भी। और शायद यही पागलपन उन्हें वो चीजें देखने में मदद करता है जो आम लोग नहीं देख पाते। तो इस पूरी बातचीत का सार निकाले तो 0 to 1 हमें कंपटीशन की अंधी दौड़ से बाहर निकलने के लिए कहती है। बिल्कुल। ये मोनोपोली को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाती है अगर वो इनोवेशन से बनी हो। हाँ, और ये हमें एक डेफिनेट फ्यूचर बनाने के लिए इंस्पायर करती है, बजाय इसके कि हम बस उम्मीद करें कि सब ठीक हो जाएगा। सोचने की किताब है। ये हमें सिखाती है कि हमें उन सीक्रेट्स को ढूंढना होगा जो हमारी नजरों के सामने छिपे हैं, और फिर उन पर काम करने की हिम्मत करनी होगी। बिल्कुल। ये किताब हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ। और वो सवाल है, व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इज नोबडी बिल्डिंग? यानी ऐसी कौन सी कीमती कंपनी है जिसे कोई नहीं बना रहा है? आज के इस बातचीत के बाद जरा सोचिए, भविष्य का वो कौन सा सीक्रेट है जो हमारे नजरों के ठीक सामने छिपा है? क्या वो एआई में है, क्लीन एनर्जी में, बायोटेक में, या किसी ऐसी जगह जहां अभी कोई देख ही नहीं रहा? और क्या कोई उस सीक्रेट पर 0 to 1 वाली कंपनी बना सकता है?